हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे आईआरटी एंट्रेंस के मॉडल पेपर का। आज इसकी ये तीसरी क्लास है। इसकी पिछली दो क्लासेस में हम लोगों ने मॉडल पेपर के बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लिए हैं और आज हम लोग उसके आगे से क्वेश्चन लगाने चल रहे हैं। ठीक है, ये जो मॉडल पेपर है आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है। पिछली जो क्लासेस चली हैं उसमें भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है। बहुत सारे बच्चे डाउनलोड किए हैं और बहुत सारे बच्चे जो पिछली क्लासेस चल रही हैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, उसको अपने दोस्तों को बता रहे हैं और साथ ही साथ उसको पूरा कॉन्टिन्यूअस देख रहे हैं, क्योंकि हमको पूरा यूट्यूब पे पता चलता है कि बच्चे कितना उसको लाइक कर रहे हैं, कितना उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो बहुत सारी जो उसमें क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं। हमने कहा था कि वो जो क्वेश्चन है वो रियल क्वेश्चन है आपके। ठीक है, बच्चों के द्वारा जो जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है आईआरटी में, उन बच्चों के द्वारा हमने उन क्वेश्चन को इकट्ठा किया और एक पूरा पीडीएफ बना दिया है। तो जिसमें लगभग 82 क्वेश्चन है, यानी कि 82 क्वेश्चन है। तो उन्हीं को हम लोग पहले सॉल्व कर रहे हैं। अगर इतना सॉल्व हो जाएगा तो फिर आगे अगला मॉडल पेपर लेकर के आएंगे उसी तरीके का। तो सारा कुछ हमने बता दिया है, बस आगे से सॉल्व करना है। पुराने बच्चों को पता है, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके पिछले वाली भी 2 वीडियोस देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर बिना देरी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन कहाँ पर मिलेंगे? क्वेश्चन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी। उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको एक पीडीएफ मिलेगा। उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, वहीं पर ढेर सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, वहीं से हम यहाँ पर लगा रहे हैं। ठीक है, ये सब पिछली क्लास का है, लिखा हुआ है। आज की क्लास में हम लोग पहले केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना, जैसा कि हम लोग हर बारी से करते आ रहे हैं। ठीक, चलिए इसको हटाते हैं। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आप इन क्वेश्चंस को देख करके, जो हमने आपको क्वेश्चन दिए हैं ये 82 क्वेश्चन, इसको देख करके आपको खुद लग रहा होगा कि हमको किस लेवल की तैयारी करनी होगी अगर इसके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तब। ठीक है, ये हम आपको बार बार कहते आ रहे हैं कि इसको पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम समझ करके एग्ज़ाम मत दीजिएगा। पॉलिटेक्निक से इसके क्वेश्चन काफ़ी हाई लेवल के आते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए, सबसे पहले पीडीएफ हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। हमारे फ़ोन में ये होता है क्योंकि हमारे पास भी तो ये पीडीएफ है। ठीक है, जहाँ से हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये पीडीएफ आपको इस तरीके से दिखेगा और साथ ही साथ जिसमें ये चैनल का लोगो दिखे वही वाला पीडीएफ। ठीक है, आप डाउनलोड कीजिए और आपको यहाँ पर एक क्यूआर भी दिखता है। ठीक है, इस क्यूआर से अगर आप स्कैन करते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहुँच जाएंगे। ठीक, तो इसी के साथ साथ हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आप आईआरटी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, अगर पुराने बच्चे हैं, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दिया करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथ ही साथ अगर नए बच्चे हैं तब तो बिल्कुल कर दीजिए, क्योंकि इसका जो साथ है हमारे चैनल का और आपका जो साथ है वो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो हमेशा के लिए बना रहेगा, क्योंकि आप कॉलेज में रहेंगे और बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर कॉलेज के लिए भी डालते हैं। ठीक है, तो उसको सब्सक्राइब करके सभी लोग रखिए। ठीक, चलिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन कहाँ तक हो गया था? केमिस्ट्री के हम लोग 6 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो लगभग 12 क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग जो 13 नंबर पे क्वेश्चन है, 13 नंबर पर क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पर लिखते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखेंगे लेकिन थोड़ा ही लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको पूरा क्वेश्चन देखना है तो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, बहुत आसान है। चलिए डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, लिंक से क्लिक कीजिए, आ जाएगा। देखिए तो क्वेश्चन क्या है, बिना देरी के स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर आदर्श गैस के 0 डिग्री सेल्सियस पर आदर्श गैस, कैसी गैस? आदर्श गैस के 0.5 मोल की कुल गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आपके पास में ऑप्शंस भी हैं। ठीक है, ऑप्शन अभी यहाँ पर हम नहीं लिखते हैं, जो आएगा हमारा आंसर वही ऑप्शन में से देख लेंगे कौन सा होगा। आपके पास में तो पीडीएफ है ही। ठीक है, अगर जिन बच्चों के पास में ये सुविधा है कि वो प्रिंट आउट करा सकते हैं तो प्लीज़ जो पीडीएफ है उसका प्रिंट आउट करा के रख लीजिए, ताकि आप साथ में रखे रहिए। जो क्वेश्चन होता जाए उसको टिक करते जाइए। ठीक है, चलिए तो इसको ध्यान से समझिएगा। इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि आदर्श गैस समझते हैं। ठीक है, आदर्श गैस 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कि उसका टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस है और
इतनी मोल गैस की बात हो रही है, उसकी पूछा जा रहा है काइनेटिक एनर्जी। तो ये एक सिंपल फॉर्मूले से निकलता है। फॉर्मूला क्या होता है भाई काइनेटिक एनर्जी का? यहाँ पर ई से लिखते हैं उसको, एनर्जी लिख दीजिए या फिर काइनेटिक एनर्जी लिख दीजिए उसको। तो इसका जो फॉर्मूला होता है 3/2 nRT होता है, ठीक है, 3/2 nRT। ये फॉर्मूला लगा देंगे तो आपको जो है इसका आंसर मिल जाएगा। कैसे इसको सॉल्व किया जाए सर? कैसे सॉल्व किया जाए? हमको क्या निकालना है इसकी, सॉरी यहाँ पर के नहीं रहेगा, यहाँ पर ई रहेगा ना, एनर्जी इसकी, ठीक है। तो इसकी एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर जो 3/2 है वो तो 3/2 है। एन क्या है? एन आपका मोल होता है। क्या होता है? मोल होता है। तो कितना मोल दिया गया है यहाँ पर? 0.5 दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 0.5 रख देंगे। आर की वैल्यू क्या होती है? देखिए आर की वैल्यू क्या होती है सर आपकी यहाँ पर? 8.314 इंटू यहाँ पर जूल पर मोल और क्या होता है? केल्विन। ये आपकी किस में होती है? केल्विन में। ये आपकी इसकी यूनिट होती है। यूनिट भी कभी कभी पूछ ली जाती है लेकिन आपकी इस एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। तो यहाँ पर ये आर की वैल्यू होती है, ठीक है। ये जो आपका आर होता है गैस कांस्टेंट इसको बोलते हैं, इसकी वैल्यू होती है 8.314, इस तरीके की वैल्यू होती है। और टी आपका क्या होता है? टेम्परेचर होता है। तो टी आपका टेम्परेचर कितना दिया गया है? 0 डिग्री में दिया गया, डिग्री सेल्सियस में दिया गया है। तो डिग्री सेल्सियस में यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर को नहीं रखते हैं, किस पे रखते हैं? केल्विन में, क्योंकि आपकी एक यूनिट यहाँ पर देख सकते हैं केल्विन में है। तो इसको जब केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए उसमें 273 जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये कितना है? अच्छा 0 डिग्री सेल्सियस लिखना चाहिए, सॉरी माई मिस्टेक वहाँ पर थोड़ा सा। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस है, बोल रहे हैं लेकिन लिख नहीं रहे। तो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है? केल्विन में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 0 में हम क्या करेंगे? 273 को जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा? ये 273 ही रह जाएगा, लेकिन ये केल्विन में अब कन्वर्ट हो जाएगा। तो 273 केल्विन आ गया है। तो आर की वैल्यू हमारे पास में क्या थी? 8.314 और इंटू टी की वैल्यू क्या है? 273। इतनी वैल्यू आ गई है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि कट करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो टोटल जो आपके पास में वैल्यू आती है, टोटल जो आपके पास में वैल्यू आती है वो कितना आएगी? पॉइंट। देखिए यहाँ हमारे पास में कैलकुलेशन है, हमने आपको हर बार क्लास में बता रहे हैं कि अभी समय ना आपके पास में ना हमारे पास में है। तो कैलकुलेशन करेंगे तो आपका भी समय जाया होगा, हमारा भी समय जाया होगा, ठीक है, यानी कि वो बीतेगा, खराब होगा। तो यहाँ पर कैलकुलेशन हमारे पास में है तो हम जल्दी जल्दी चीज़ों को कर दे रहे हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझाई दे रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया, ठीक है, यहाँ से ये आ गया, क्लियर है। तो ये वैल्यू आ गई, लेकिन आपके ऑप्शन में ये चीज़ नहीं दिया गया है, ये चीज़ नहीं दिया गया। ये जो आपकी वैल्यू आ रही है जूल में आ रही है, लेकिन आपके ऑप्शन में जो है, ठीक है, आप देखेंगे तो वो अर्ग में दिया गया है। कितना कितना ऑप्शन दिया गया है? अब ऑप्शन लिखते हैं, चलिए इधर लिखते हैं। ऑप्शन में दिया गया है 1.702 इंटू 10 की पावर 16, ठीक है। और एक में क्या दिया गया है? एक में ये चीज़ तो यही है, लेकिन यहाँ पर 10 की पावर 11 है। ये चीज़ तो यही है, लेकिन यहाँ पर 10 की पावर 9 है, मतलब कि अलग अलग है सब में, ठीक है, बस 10 की पावर को चेंज किया गया। और ये किस में दिया गया है? अर्ग में। किस में दिया गया है? अर्ग में। अर्ग भी एक यूनिट होती है, ठीक है, एनर्जी की। ये हो गया। तो इसके बाद क्या है? इसके बाद एक ऑप्शन और है, वो क्या है? 2.762 इंटू 10 की पावर 16 अर्ग, ठीक, इतना करके है 4 ऑप्शन। अब इसमें से कौन सा सही हो सकता है? क्योंकि ये जूल में है, तो जूल को हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? पहले अर्ग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जूल को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? अर्ग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जूल को अर्ग में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है? आपको पता है कि 1 जूल बराबर क्या होता है? 10 की पावर 7 अर्ग होता है, ठीक है। ये हमने आपको पढ़ा करके रखा है, सारी क्लासेस चली हैं इन सारी चीज़ों की, तो ये हमने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक। तो मतलब कि केमिस्ट्री की नहीं चली है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ जो हमने आपको फिजिक्स में पढ़ाई है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? इसको रख सकते हैं 1702 और 0.29 और इंटू ये क्या है? जूल है, तो 1 जूल के जगह, मतलब कि 1 जूल बराबर इतना अर्ग होता है, तो इतना जूल बराबर कितना होगा? मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा? 10 की पावर 7। अब ये जूल से किस में कन्वर्ट हो गया? अर्ग में। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है इससे मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे? इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। हम देख रहे हैं कि 1 पॉइंट करके सब में दिया गया है, तो हम इस पॉइंट को यहाँ पर लाने की कोशिश करेंगे। तो जब इस पॉइंट को यहाँ पर लाएंगे, यानी कि इसको कितनी बार खिसका रहे हैं? 3 बार। देखिए
1 2 और यहाँ से 3 बार, तो यहाँ तक आ रहा है। तो ये 2 और 9 अब बचेगा ही, तो 3 बार इसको खिसका रहे तो 3 इसमें ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, जो 3 बार इसको खिसका रहे हैं तो यानी कि 1000 इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 10 की पावर 3 जो है इसमें ऐड हो जाएगी, तो 10 की पावर 3 और 10 की पावर 7, टोटल कितना हो जाएगा, 10 की पावर 10 आ जाएगी। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 10 की पावर 10 आ गया। आपके ऑप्शन में कहीं पर है, कहीं आपके ऑप्शन में कहीं पर ये चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि ये इसमें से नहीं आया तो हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हमने एक चीज़ आपको बताई है कि ये जो सारे क्वेश्चंस दिए गए, सारे जो क्वेश्चंस दिए गए ये बच्चों के द्वारा दिए गए। ठीक है, तो हो सकता है बच्चों को ऑप्शन से याद हो, ऑप्शन मतलब कि क्वेश्चन याद हो, ऑप्शन भूल गए हों। तो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर ऑप्शन बच्चा भूल गया, ठीक है, कि 10 था कि 11 था 9 था क्या था। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हमको देखना है। तो यहाँ पर जो है 10 आना चाहिए, तो इसमें से किसी में भी एक को आप 10 कर लीजिए। ठीक है, और वही वाला आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से जो है आपका आंसर ये आएगा। या फिर एक बार हम और देख लेते हैं, हमें तो नहीं गलती हो गई, ऑप्शन में यही है ना, हाँ, एक में 16 है, 16 है, 11 है, 9 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा आंसर जो है ये वाला आ रहा है। ठीक है, तो मिस्टेक हमारे पास में कहीं नहीं है, जो हमने मल्टीप्लिकेशन किया है वो उसके हिसाब से यही आ रहा है, तो यही हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब ये ऑप्शन कुछ भी हो सकते हैं क्योंकि बच्चों के द्वारा क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ऐसा हो सकता है कि भाई ऑप्शन में बच्चे थोड़ा सा भूल गए हों कोई चीज़। ठीक है, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है, इस वजह से कह रहे हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए जल्दी से कि जब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, एक क्वेश्चन हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि CaCO3 के 10 ग्राम में प्रोटॉन की संख्या कितने प्रोटॉन होंगे ये आपको बताना है। तो ये तो हम ऐसे देख करके बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं भाई, ये क्या होता है, Ca क्या होता है आपका, कैल्शियम होता है। कैल्शियम होता है नहीं होता है, तो कैल्शियम कितने नंबर पे होता है बताइए सर, कैल्शियम 20 नंबर पे होता है। तो 20 नंबर पे होता है तो 20 प्रोटॉन होंगे इसमें। तो कैल्शियम के पास में कितने नंबर पे होता है, 20 नंबर पे, तो 20 प्रोटॉन इसमें हो गए। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका ये C है, तो C कितने नंबर पे होता है आप बताइए, यानी कि कार्बन है ना, तो ये कितने नंबर पे होता है, ये आपका 6 नंबर पे होता है। उसके बाद ऑक्सीजन कितने नंबर पे होता है, 8 नंबर पे, लेकिन ये 3 बारी है तो ये 8 तिरिक 24 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से ये इतने आ गए। अब अगर आप सबको ऐड कर देंगे तो टोटल कितना आएगा आपका, 20 और 20 40 और 48 आ जाएगा टोटल शायद। तो 48 प्रोटॉन यहाँ से आ जा रहे हैं, 48 जो है प्रोटॉन यहाँ से आ जा रहे हैं। 48 ही आएगा ना, अरे देखिए 50 आएगा सर, 50 आएगा, कैसे कर रहे हैं, 50 आएगा ना। ये देखिए इसको जोड़, अच्छा ये 4 तो भूल ही गए, 20 और 20 तो जोड़ दिए उसके बाद। ठीक है, इसको 2 कहाँ से जोड़ दिए, 4 आएगा। ठीक है, ये 30 हो जाएगा, 30 20 50। ठीक है, तो 50 प्रोटॉन तो आ रहे हैं, लेकिन 50 प्रोटॉन किस में आ रहे हैं, इसके एक अणु की बात हो रही है। ठीक है, मतलब कि जो इसका एक अणु है इसमें यहाँ पर 50 जो है प्रोटॉन आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो लिया गया है वो कितना है, 10 ग्राम है। 10 ग्राम है कि नहीं है, ये तो एक अणु में 50 प्रोटॉन है, हमने मान लिया 50 प्रोटॉन है। ये ऑप्शन लेकिन सही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये तो एक अणु के लिए है, यहाँ पर 10 ग्राम की बात हो रही कि 10 ग्राम CO3 में कितने प्रोटॉन होंगे। तो अब हमको क्या निकालना पड़ेगा कि हमको ये निकालना पड़ेगा कि 10 ग्राम में कितने अणु होंगे, क्योंकि 10 ग्राम काफी होता है ना, 10 ग्राम काफी होगा कोई मटेरियल, तो उसमें कितने अणु हैं पहले हम ये निकालेंगे। तो अगर हमको पता चल गया कि कितने अणु हैं, तो उसमें से एक अणु में 50 है, तो अगर मान लीजिए हमको पता चलेगा कि इसमें 100 अणु है, तो हम 100 से 50 में मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। लेकिन हमको सबसे पहला बात ये करना पड़ेगा, इसमें पता करना पड़ेगा कि 10 ग्राम के CaCO3 में कितने अणु हैं। ठीक है, कितने अणु हैं किसके, CaCO3 के। ठीक है, कितने अणु हैं। तो अणु कैसे निकालते हैं हम लोग, अणु कैसे निकालते हैं, अणु को निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, अणु को निकालने के लिए हमको चाहिए होता है मोल। ठीक है, तो मोल से हम लोग जल्दी से निकाल सकते हैं, मोल
अगर निकाल लेते हैं तो उसका हमको, क्योंकि ये पता है कि एक मोल में, देखिए हमको क्या होता है कि पता होता है कि एक मोल में कितने अणु होते हैं। एक मोल में कितने अणु होते हैं आपको पता है कि नहीं पता है? चलिए, केमिस्ट्री तो हमने आपको पढ़ाई नहीं है, बट आपको ये बता रहे हैं, क्योंकि पढ़ाए होते तो ये सारा चीज़ हम आपको पढ़ाए होते। तो एक मोल में कितने अणु होते भाई, कितने अणु होते हैं? 6.023 करके इंटू 10⁻23, इतने करके अणु होते कि नहीं होते हैं? ठीक है, इतने अणु होते कि नहीं होते हैं? ये एक मोल में इतने अणु होते हैं। तो एक मोल में इतने अणु होते हैं, तो हम ये जो ग्राम लिखा है, ग्राम को अणु में बदल सकते हैं नहीं बदल सकते? कैसे बदल सकते हैं भाई? मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर आपका जो फॉर्मूला होता है, मोल बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है वो द्रव्यमान बटे क्या होता है? मोलर द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कितना दिया है? 10, और इसका मोलर द्रव्यमान हम निकाल सकते हैं। इसका मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए हम देखेंगे कि इसका द्रव्यमान कितना है, इसका द्रव्यमान कितना है और इसका द्रव्यमान कितना है। तो मोलर द्रव्यमान चलिए निकालिए सबका। सबसे पहले Ca का निकालिए। तो Ca का कितना होता है? 40 होता है, ठीक है। और C का कितना होता है? इसका 12 होता है, ठीक है। कितना होता है? 12 होता है लगभग। और O का कितना होता है? 16 होता है। ये कितना होता है? 16, लेकिन ये 3 से मल्टीप्लाई है, तो ये तो 40 ही रहेगा, ये तो 12 ही रहेगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा? 16 48 हो जाएगा, 48, ठीक। 16 48 हो जाएगा। तो 48 और 12 जुड़ेगा तो 60 होगा, 60 और 40 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? ये आपका 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100। तो 100 आपका क्या आ रहा है? मोलर द्रव्यमान आ रहा है। और द्रव्यमान कितना दिया है? कितना दिया है? 10 ग्राम दिया है। तो द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, तो द्रव्यमान कितना दिया है? 10, और मोलर द्रव्यमान कितना आता है उसका? 100 आता है। तो एक चीज आप याद रखिए कि जब भी आपको मोल निकालना हो तो द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान कर दीजिए। तो यहां से हमको ये पता चल जाएगा कि इसमें, यानी कि 10 ग्राम में कितना मोल होता है इसका, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.1, ठीक है। कितना आएगा? 0.1, क्योंकि एक से एक कट जाएगा तो इसको भाग करेंगे तो ये आएगा। तो इतना मोल हमारे पास में आ चुका है, ठीक है। इतना मोल आ चुका है। फिर से एक बार समझा देते हैं शुरू से क्या हमने किया। सबसे पहले हमने कहा कि इसमें बताना है कि CaCO3 का 10 ग्राम में कितने प्रोटॉन होंगे। हमने देखा इसका एक अणु को हमने अलग अलग लिख लिया कि ये कितने नंबर पे आता है, क्योंकि जो जितने नंबर पे आता है उसी में उतना प्रोटॉन होता है। तो Ca 20 नंबर पे आता है, हमने 20 लिखा। C आपका कार्बन जो होता है 6 नंबर पे आता है तो हमने 6 लिखा। और ऑक्सीजन जो है 8 नंबर पे आता है, तो लेकिन 3 बार ही था तो 3 से मल्टीप्लाई करके 24 लिखा। हमने इन सब का समेशन किया, जोड़ा तो 50 देखा, यानी कि एक अणु में इसका कितना आ रहा है? 50 आ रहा है, ठीक है, एक अणु में। लेकिन यहाँ पर बात कितना हो रही है? 10 ग्राम की। अब ऐसा तो है नहीं कि 10 ग्राम में केवल एक ही अणु होगा। CaCO3 का ऐसा तो है नहीं कि 10 ग्राम का एक ही अणु बनता है, ऐसा तो है नहीं। एक में बहुत सारे होंगे, है ना। 10 ग्राम में बहुत सारे अणु होंगे, तो कितने अणु होंगे अब हमको वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हम ये निकाल लेंगे कि कितने अणु हैं, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितने प्रोटॉन हुए। भाई एक अणु में 50 प्रोटॉन, एक अणु में 50 प्रोटॉन। तो हमने निकाला कि इसमें कितने अणु है, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अणु को निकालने के लिए हमने कहा कि हमको ये पता है कि एक मोल में इतने अणु होते हैं, एक मोल में इतने अणु होते हैं। अब हम क्या करेंगे? यही निकाल लेंगे कि इतने में कितना मोल होगा। अगर 1 मोल होगा तो हम कह देंगे सीधा सीधा कितना अणु है। अगर 2 मोल होगा तो हम कह देंगे इसका दुगुना अणु है। अगर हम कह देंगे 3 मोल है तो इसका तिगुना अणु है, ठीक है। तो हम क्या किए? सबसे पहले इसका मोल निकाले। अब मोल निकालने के लिए क्या होता है? द्रव्यमान, यानी कि जो गिवन होता है आपको, और इसका मोलर द्रव्यमान। तो द्रव्यमान ये हुआ, मोलर द्रव्यमान ये हुआ। तो द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान के किए तो हमको इतना मोल पता चला। अब हम ये पता करेंगे कि एक मोल में अणु की संख्या ये होती है, तो आप बताइए 0.1 मोल में कितने अणु होंगे? कितने अणु होंगे? ये तो हम निकाल सकते हैं, तुरंत निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? इसको हम इधर की तरफ, मतलब कि भाई ये एक में दिया गया है तो इतने का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 23 इंटू 10⁻23 और इंटू में 0.1। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो नीचे लिख दे रहे हैं 0.1। मल्टीप्लाई में लिखिएगा, डिवाइड में नहीं, मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में इसको जब आप करेंगे तो क्या होगा? क्योंकि ये 1/10 है
तो यहाँ से एक 10 को काट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 0.23 इंटू 10⁻²2। यानी कि हम ये पता लगा लिए कि इसमें इतना मोल होंगे और इतने मोल में इतने अणु होंगे। ये टोटल अणु हमको पता चल गया, कितने में, 10 ग्राम में। तो 10 ग्राम में इतने अणु हैं और एक अणु में 50 प्रोटॉन है। अब कौन न बता सकता है कि कितने प्रोटॉन टोटल होंगे? तो 50 गुणते क्या हो जाएगा, 6.023 इंटू 10⁻²2। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं सर। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए थोड़ा सा, 5 दिया 15 का 5 हाथ से लगेगा 1, और 5 दूनी 10, 1 11, दशमलव लगा दीजिए, और उसके बाद कर दीजिए 6 पंचे 30, और 1 इसको दे दीजिए, ठीक है। ये जो जीरो था ना, इसको पहुंचा दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 23। फिर से इतने जो है प्रोटॉन आपके निकल करके आने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या दिया गया है सर, क्योंकि ऑप्शन भी हमको देखना पड़ेगा ना। ऑप्शन क्या क्या दिया गया है? ऑप्शन आपके पास में दिया गया है, कहाँ गया? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन इसमें आपको केवल नहीं, ये जो देखिए 3 वाले कौन कौन से ऑप्शन है, 2 ऑप्शन इस तरीके से करके दिए गए हैं। एक आपको ऑप्शन दिया गया है, देखिए 2 ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो गए, कट हो गए। जो बाकी के 2 ऑप्शन है 3 वाले, उसको हम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक। एक ऑप्शन आपको दिया गया है कि 3.01 इंटू 10⁻25, ठीक। और एक दिया गया है 3.01 इंटू 10⁻23, ठीक है। 2 ऑप्शन जो है राइट हो सकते हैं, बाकी के 2 हैं लेकिन उनका वो राइट नहीं हो सकते, ठीक ठीक। तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए देखिए, इसका कैलकुलेशन देखते, कहाँ गया, इतना तक था ना, इतना तक था, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। तो इसको हम यहाँ पर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा फिर से, क्योंकि 3.01 के जैसा इसको बनाना है, तो 115 और भी आगे तक हमने कर लिया, तो ये जो है इधर चला जाएगा, तो ये 24 आ रहा है, ठीक है। इतने प्रोटॉन आ रहे हैं, हमारे ऑप्शन में है नहीं है, तो हो सकता है फिर से वही समस्या हो, है ना। 23 की जगह 24 किसी एक ऑप्शन बना करके उसको राइट कर दीजिए, क्लियर। या फिर ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन ऐसा करके है ना, कि एक ऑप्शन जो इसमें करके है, ऐसा करके है 8.01 इंटू 10⁻24, ऐसा करके है। तो ऐसा हो सकता है कि कभी कभी हम लोग जब ऐसे 3 लिखते हैं तो ये 8 जैसा हमको लगता है, 8 जल्दी से ये बन सकता है, ठीक है। बहुत लोग बहुत घुमा करके ऐसे लिखते हैं, तो उसको 8 भी समझ सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि यहीं पर आप 3 कर देंगे तो ये वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा, क्लियर है ना। तो इस तरीके से जो है आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, कैसे सॉल्व करना है वो ध्यान रखना है। तो इस तरीके का और भी क्वेश्चन आप ढूंढ लीजिएगा अपने बुक्स में और लगा लीजिएगा, ठीक है, जिसमें आप प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या जिसकी भी संख्या निकालनी होती है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर। इसको सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। और देखिए जितने भी बच्चे इन क्लासेस को देखते हैं ना, उनसे सबसे रिक्वेस्ट है कि क्लासेस को शुरू से लेकर के अंत तक देखा कीजिए, क्योंकि शुरू से लेकर के अंत तक, बल्कि हम जो क्लासेस है अब लाइव पर भी नहीं डालते हैं, तो आप इसको स्पीड से भी करके देख सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि आप इसको टोटल पूरा देखिए, ठीक है। पूरा देखेंगे तो आपका बेनिफिट होगा कि आप उसको समझ पाएंगे, कर पाएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि कुछ क्वेश्चन पढ़ा, कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया। अब भाई कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। 1 महीने का समय है, उतने में मेहनत कर लीजिए कुछ ना कुछ। चलिए देखिए क्या है, क्वेश्चन है कि एनटीपी पर हाइड्रोजन गैस, एनटीपी पर हाइड्रोजन गैस का 1 ग्राम का आयतन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ये एनटीपी क्या होता है, एनटीपी होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर हाइड्रोजन का 1 ग्राम का आयतन क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन जो है पूछ रहा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्लियर है। तो कैसे हम निकालेंगे भाई आयतन? तो देखिए इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, मोल का ही कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि मोल से ही बहुत सारी चीजें आती हैं। तो यहाँ पर हमको ये पता है कि 1 मोल में, ध्यान से समझिएगा, 1 मोल बराबर कितना होता है, 22.4 लीटर गैस आती है, ठीक है। 1 मोल, ऐसे लिख दीजिए, 1 मोल गैस का आयतन,
1 मोल गैस का आयतन बराबर होता है 22.4 लीटर। यानी कि अगर आप कोई भी गैस होगी उसका 1 मोल लेंगे तो वो कितना होगी, 22.4 लीटर होगी। कितना होगी, 22.4 लीटर। और 1 मोल में आपको पता है ना कितने अणु होते हैं, कितने होते हैं, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। बहुत ज्यादा अणु होते हैं, ठीक है। इतने अणु होते हैं कि आप उसको सोच नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते। अगर आपको उतने रुपए मिल जाए तो अगर आप दिन में 1,000 भी खर्चा करेंगे तो आपका कई पीढ़ी बीत जाएगी, है ना, एक दिन में। चलिए, तो ये आपका जो है इतना लीटर होता है 1 मोल में। तो हम ये पता कर लेना कि हाइड्रोजन के 1 ग्राम में कितना मोल है, तो हम पता कर लेंगे। तो हाइड्रोजन के 1 ग्राम में कितना मोल होगा, मोल कैसे निकालते हैं, अभी इसके पिछला वाला कॉन्सेप्ट कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो द्रव्यमान आपके पास में क्या है, 1 ग्राम दिया गया है। अब मोलर द्रव्यमान इसका क्या होता है, मोलर द्रव्यमान क्या होता है भाई, इसका जो एक अणु बनता है उसी वहीं से निकालते हैं। तो इसमें H2 बनता है, ठीक है। तो उसका एक गुना कर दीजिए, तो ये आपका 2 आता है। कितना आएगा, 2 आता है, ठीक है। यानी कि जो इसका एक अणु बनता है हाइड्रोजन का, अच्छा H2 ही तो नहीं दिया है, नहीं हाइड्रोजन ही दिया। तो हाइड्रोजन गैस ऐसे थोड़ी नहीं रहती है, H2 हाइड्रोजन गैस को H2 बोलते, ठीक है। तो ये यहाँ पर गलत हमने लिखा है, H2 ही लिखना चाहिए वैसे। तो H2 होता है। तो H2 में अगर आप देखेंगे तो 1 2 बारी है, तो 1 होता है, तो 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इसका मोलर द्रव्यमान हो जाएगा, और जो द्रव्यमान दिया गया है वो 1 ग्राम है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि कितना मोल है। तो इसमें आएगा 0.5 मोल। तो अब आप बताइए कि 1 मोल में गैस का आयतन कितना होता है, 1 मोल में गैस का आयतन, कोई भी गैस हो सकती है, उसका आयतन होता है 22.4। तो आप बताइए कि 0.5 मोल में कितना होगा, 0.5 मोल में कितना होगा सर, 1 का पता है, इसका निकालना है तो हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 0.5। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका, देखिए थोड़ा सा सॉल्व ही करके बता देते हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 हो जाता है, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 11.2 लीटर। आपके ऑप्शन में कुछ है क्या, ऐसा कुछ है आपके ऑप्शन में, आपके ऑप्शन में क्या है, 1.12 लीटर, 10.2 मिलीलीटर, ठीक है, 10.2 लीटर और 1.2 लीटर, इस तरीके से करके है। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। थोड़ा सा ये चीज़ें जो है थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अगर राइटिंग नहीं समझ में आ रही है तो एक बार और अच्छे से लिख देते हैं। चलिए, क्या क्या था, 1.12 लीटर, ठीक, 10.2 मिलीलीटर मतलब ml, और उसके बाद 10.2 लीटर, उसके बाद 11.2 लीटर, ठीक है। अब दिख रहा है ना साफ साफ। चलिए, एक बच्चे ने कमेंट किया सर आपकी राइटिंग नहीं समझ में आ रही। अरे सर, राइटिंग समझना है कि कॉन्सेप्ट समझना है आपको। चलिए, अब कहेंगे सर राइटिंग समझ आएगी तभी तो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना, बात तो है। चलिए, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा राइटिंग हम अपनी सुधार लेंगे, ठीक है। इतने सालों से नहीं सुधरी है तो कैसे सुधरेगी सर। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर Li करके लिखा है, लिथियम करके लिखा है, इसमें 1 प्लस लगाइए, ठीक है, इसमें 2 प्लस लगा हुआ है गलती से। आयन में बोर क्या होता है भाई, बोर कोई साइंटिस्ट है, उनका यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगने वाला है। बोर के तृतीय कक्ष की त्रिज्या आपको बतानी है, ठीक है। लिथियम आयन के बोर के तृतीय कक्ष की, कैसी, तृतीय कक्ष की त्रिज्या आपको बतानी है। आपके ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन भी दिए गए हैं, ऑप्शन लिख दे क्या, चलिए ऑप्शन बाद में लिखते हैं ना, जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तब लिखते हैं, तब थोड़ा सा मजा आती है, आती नहीं आती। चलिए, तो देखिए जो बोर थे उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, ठीक है, बोर ने एक सिद्धांत दिया था, बोर मॉडल, ठीक है। बोर मॉडल के बारे में आप जानते हैं। तो उसमें जो है हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम ये निकाल सकते हैं कि जो तृतीय कक्षा होती है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तृतीय कक्षा, ऑर्बिट्स, ठीक है। तो उसकी त्रिज्या हम निकालेंगे कौन से आयन की, लिथियम आयन की। तो उसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है R यानी कि त्रिज्या, ठीक है, N यानी कि किस नंबर की त्रिज्या हम निकाल रहे हैं,
ठीक है वो। तो ये आपका होता है एन स्क्वायर इंटू में आपका होता है ए नॉट और यहाँ पर होता है जेड। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप याद रखिए, अगर बोर से रिलेटेड करके कोई क्वेश्चन पूछता है तो इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये जो आर एन है ये आपका त्रिज्या बताती है। ठीक है, कक्ष की त्रिज्या बताती है। ठीक है, त्रिज्या आएगी, उसके बाद या फिर बोर त्रिज्या, और इसके बाद एन जो होता है ये आपका होता है कि किस कक्षा में है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, तृतीय कक्षा, तो एन की वैल्यू तो पहले ही बता दिया 3 है। ठीक है, और आपका जो जेड होता है, ये जो जेड होता है ये क्या होता है, जेड होता है कि ये किस नंबर पे है। ये तो आपको पता होगा केमिस्ट्री अगर आप बेसिक समझते हैं तो। ठीक, तो ये किस नंबर पे होता है, तीसरे नंबर पे होता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे होता है, यानी कि वो क्या होता है, परमाणु क्रमांक का होता है। जो जेड होता है वो परमाणु क्रमांक होता है। अब बात आती है जो आपका बचता है वो ए नॉट। तो ए नॉट की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, जो कि होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम। यही करके वैल्यू जो है इसकी होती है। तो ये वैल्यू होती है, तो सब कुछ अब आपको पता है, बस आपको निकालना है आर एन। तो कैसे निकालेंगे आर एन, और इक्वल में यहाँ पर क्या करेंगे 3 का स्क्वायर, और इनटू में ये क्या है 0.529, और अपॉन में जेड, यानी कि किस नंबर पे है, परमाणु क्रमांक क्या है 3 है, तो 3 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो 3 इंटू 0.529 बचेगा। इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, 9 3 27 का 7 हासिल लगेगा 2। ठीक है, और 3 दूनी 6 1 7, यानी 6 7 1 8। ठीक है, जबकि 2 हासिल लगा है ना, 3 9 3 27 का 7 हासिल लगेगा 2, और 3 दूनी 6 7 8। ठीक है, और 5 तिहाई 15, ऐसे करके है, और 3 संख्या के बाद ये लगा, तो इतना एंगस्ट्रॉम करके आपकी जो है ये त्रिज्या आएगी। क्या आएगी, ये त्रिज्या आपकी आ रही है, इतना एंगस्ट्रॉम, बहुत ही छोटी वैल्यू है। तो अब हम क्या करते हैं, ऑप्शन में देखते हैं। सर ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन में आपके पास में है 2.11 एंगस्ट्रॉम, उसके बाद है 6.529 एंगस्ट्रॉम, 1.587 एंगस्ट्रॉम, और 4.76 एंगस्ट्रॉम। किसी से मैच कर रहा है, ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू मैच कर रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये याद रखिए, बोर मॉडल से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन को अपने एक कॉपी में सॉल्व करते चलिए, लिखते चलिए, देखते चलिए, समझते चलिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस करते चलिए। बाकी जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो वहाँ पर किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे वो सब तो कोई प्रिडिक्शन तो है नहीं कि भाई वही क्वेश्चन आएंगे या क्या होगा। बस हमारा इतनी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने तरफ से पूरी तैयारी करके जाए, जितना हम कर सकते हैं खुद के लिए उतना करके जाएं। बाकी वहाँ क्या होता है वो अब वो उसके हिसाब से होगा काम, है ना। चलिए तो देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है इसको थोड़ा सा, ये बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ना पड़ेगा, तो इसको ध्यान से सुनिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर बात हो रही है, या फिर अणु कह सकते हैं, ठीक है, का द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान कितना दिया गया है, 9.1 इंटू 10 की पावर -28 करके दिया गया है ग्राम, ये ग्राम में दिया गया है। ठीक है, और तथा उसके वेग में अनिश्चितता, ठीक है, इसमें अनिश्चितता का जो है कॉन्सेप्ट लगेगा। तो इसके वेग में अनिश्चितता जो दी गई है वो कितना दिया गया है, वेग में अनिश्चितता, वेग में अनिश्चितता कितना दिया गया है, 5.7 इंटू 10 की पावर 7, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर जो है थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुआ है, वो सेंटीमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, पीडीएफ में आप उसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, अगर आपके पास में है उसको ठीक कर लीजिएगा, मतलब अगर आपने प्रिंट आउट कराया है तब की बात कर रहे हैं। ठीक, तो जो आपका ये कण है, ठीक है, ई की स्थिति में आपको अनिश्चितता बताना है। तो ई के
स्थिति में आपको क्या बताना है, अनिश्चितता बतानी है। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा सर, ये तो आपको नया क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, ये आपको नया क्वेश्चन दिख रहा है। तो एक केमिस्ट्री के खोजकर्ता है, ठीक है, उनका नाम है हाइजेनबर्ग। ठीक है, उन्होंने अनिश्चितता का जो है सिद्धांत दिया था, अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। तो हम लोग कैसे निकालते हैं कि किसी भी चीज में, किसी भी चीज की स्थिति में कितनी अनिश्चितता होगी, उसको कैसे हम लोग निकालते हैं। तो उसको निकालने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है। कौन सा फॉर्मूला है सर? फॉर्मूला है डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल अपॉन में यहाँ पर क्या है, एच है, और 4 पाई, और उसके बाद क्या है, एम, और इनटू क्या लगाएंगे, पॉइंट लगा दीजिए, डेल्टा वी। इस तरीके से करके ये आपको फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ में सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए, तब तो सॉल्व कर पाएंगे। ये तो अनिश्चितता है। इसके बाद ये एच जो होता है, ये जो हाइजेनबर्ग है वहीं से एच जो है लिया गया है। ठीक है, हाइजेनबर्ग जो है वहीं से लिया गया है। इसको हम लोग प्लांक स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है, एच की वैल्यू आपकी होती है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 यानी कि 34। ठीक है, जूल सेकेंड, ये करके आपके जो है ये वैल्यू होती है। क्लियर है, एच की वैल्यू पता चल गई, 4 और पाई की वैल्यू आपको पता है। एम आपको क्या है, द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान इसमें किस में दिया गया है, ग्राम में दिया गया है। तो आपको इसको किस में रखना पड़ेगा, केजी में रखना पड़ेगा। तो एम की वैल्यू को केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये ग्राम में है, इसको डिवाइड कर दीजिए किससे, 1000 से। तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9.1 इंटू 10 की पावर, ये जो है 3 और बढ़ जाएगा। तो 3 और बढ़ जाएगा तो -31 हो जाएगा। ठीक है, तो किलोग्राम हो जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद बचता है आपका डेल्टा वी। तो डेल्टा वी क्या है भाई, ये डेल्टा वी क्या है, ये जो आपको वेग में अनिश्चितता दी गई है। तो वेग में अनिश्चितता कैसे, कितना दिया गया है, ये दिया गया है। ठीक है, ये वेग में अनिश्चितता है। तो वेग में अनिश्चितता आपको कितना दिया गया है, ये सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया गया है, लेकिन आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो सेंटीमीटर में दिया है, तो 100 से इसको आप क्या कर दीजिए, फिर से डिवाइड कर दीजिए। जब आप 100 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ये आपका मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप इसको करेंगे 100 से डिवाइड, तो जो ये 2 मतलब 7 है, तो उसमें से 2 जीरो कट जाएगा तो 5 बचेगा, तो ये मीटर पर सेकंड। बस हो गया, इसके बाद कहानी खत्म है। इसके बाद आप वैल्यूज रखिए, डेल्टा एक्स, यहाँ पर एच की वैल्यू क्या है, 6.626 इंटू 10 की पावर -34 ये करके है, और यहाँ पर 4 पाई और इंटू में एम की वैल्यू क्या है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31, और इंटू में क्या है यहाँ पर 5.7 इंटू 10 की पावर 5। देखिए ये सब क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाते हैं, या फिर कभी कभी हम लोग नहीं पढ़े होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब तो हम यहाँ पर सॉल्व करा रहे हैं तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि आप कोई क्वेश्चन एकदम दूसरे तरीके का देख लें, अलग देख लें, तो आप उससे घबरा जाए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं कि आप उसमें 100% सही करके आ सकते हैं, बस आपको सिलेक्शन लेना है वहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर लाने, अच्छे नंबर मतलब अच्छे नंबर तो रैंक अच्छी लानी है। ठीक है, लेकिन नंबर वहाँ पर आपका मैटर नहीं करता कितना नंबर आया, तो आपका रैंक मैटर करता है। ठीक है, तो आप हो सकता है कि जो ये क्वेश्चन हो, इस तरीके के बच्चों के पास में क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जितने बच्चों ने भरा है, हो सकता है कि अपर लेवल के क्वेश्चन हो, नहीं आ रहे तो किसी को नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी को नहीं आते हैं। ठीक, कुछ कुछ बच्चों को आते हैं तो उनका जो है आगे रहेगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आपका भी छूट जाएगा बिल्कुल से। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन को एकदम अटेम्प्ट कर ही किया जाए, या फिर उसमें समय ही बर्बाद किया जाए। ठीक है, तो समय नहीं बर्बाद करना है अपना, जो क्वेश्चन आ रहे हैं पहले उनको करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं क्वेश्चन को करना है। ठीक, चलिए इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो जो कैलकुलेशन बन करके आता है आपका, ये टोटल जो आएगा आपका, देखिए कैलकुलेशन कैसे आएगा, ये आपका आएगा लगभग हम बता रहे हैं, इक्वल में तो नहीं कह सकते, लगभग 0.01
उसके बाद फिर क्या है 017 इंटू 10⁻⁸ इतना करके आ रहा है। और ये किस में बन करके आएगा, मीटर में बन करके आएगा, क्योंकि आपको पता ही सारी वैल्यूज हमने मीटर पर सेकंड वगैरह में रखी हैं। तो इतना मीटर करके आएगा। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पर 1 पॉइंट यानी कि 2 बार इसको खिसका दें तो इसको 1.017 इंटू 10⁻2 इधर खिसका रहे हैं। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, 2 इधर खिसकाने का क्या मतलब हुआ, 2 इधर खिसकाने का मतलब हुआ कि इसको हम किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई इसमें हम करेंगे तो ये जो वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू आपकी जो -8 है वो कितनी हो जाएगी, -6 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी आपकी ये जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, नहीं क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पे वैल्यू जो इतनी है वो ऐड होगी ना, क्योंकि ये तो -10 हो जाएगी, है ना, कितनी हो जाएगी, -10 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये इससे डिवाइड कर देंगे तो फिर से वही आ जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट इधर की तरफ खिसक रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा, इतना मीटर। तो ये मीटर में आपकी वैल्यू दी गई, लेकिन जो आपके ऑप्शंस हैं वो सब के सब सेंटीमीटर में दिए गए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हम कैसे करते हैं, मीटर में से 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको क्या कीजिए कि आप 100 से मल्टीप्लाई कर ही दीजिए। ठीक है, यहाँ पर करके -10 और इंटू में 100 से मल्टीप्लाई, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर में। तो यहाँ से ये इसको कट कर देगा तो ये आएगा आपका टोटल 1.017 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो ये जो ऑप्शन होगा वो आपका राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है जो आपके लिए सही होगा। कौन सा हो सकता है भाई, देखिए इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन आपको दिया गया है वो आपको दिया गया है 2 पॉइंट, देखिए सारे ऑप्शन यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले आपको दिया गया है 2.0 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, सारे के सारे वैल्यू सेंटीमीटर में ही है। ठीक है, -8 सेंटीमीटर, और उसके बाद है 3.0 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, और उसके बाद है नन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पर जो ये वैल्यू आ रही है, अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू बहुत ही कम है काफ़ी। तो ये लगभग अगर हम इसको केवल 2 पॉइंट्स तक ले, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट्स तक ही ले रहा है सब में, तो ये आपकी हो जाएगी ना 1.0 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका ये वाला है ये आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपका आंसर आएगा। सही है कि नहीं सही है, समझ आ रहा है थोड़ा बहुत। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा ओवर से लग रहा है, ऊपर से जा रहा है, तो ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आपके एग्जाम में आएंगे। अब हमारा काम है सारा सॉल्व करना, तो हम आपको सॉल्व करा दे रहे हैं। चलिए इसके बाद की बात, अगले वाले क्वेश्चन को आप थोड़ा सा अपने से खुद से ट्राई कीजिए, क्या क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन क्या आप निकाल सकते हैं, उसको थोड़ा सा ट्राई कीजिए। तो उसको थोड़ा सा ट्राई तो करो सर। चलो क्या क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन N और H आपस में संयोग करते हैं तब अमोनिया का निर्माण करते हैं। ये बता भी रहा है कि अमोनिया बनाते हैं। ठीक है, तो इन तीनों गैसों का अनुपात क्रम से होगा, क्योंकि तीनों गैसें होती है, हाइड्रोजन भी नाइट्रोजन भी, और जो दोनों मिलती हैं तो अमोनिया गैस बनाती है, और वो भी गैस ही होती है। तो यहाँ पर 3 गैसें बनती है, तो तीनों का आपको बताना है कि इनके आयतन में क्या अनुपात होता है, इनके आयतन में क्या अनुपात होता है। ठीक है, तो आयतन में क्या अनुपात होगा भाई, इनके आयतन में क्या अनुपात होगा। तो देखिए जब कोई गैस ना रिएक्शन करती है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, आई थिंक बैलेंसिंग पढ़ा होगा, क्लास 10th के पहले चैप्टर में ही पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, कि जैसे हमने कहा N और H आपस में संयोग करके क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। ठीक है, NH, यहाँ से NH4 बनाते हैं। ठीक है, NH4 यही बनाते हैं, सॉरी NH3, ये अमोनिया नहीं होगा, NH3 बनाते हैं। ठीक है, ये अमोनिया होता है, लेकिन अभी तक ये बैलेंस नहीं है। मतलब कि हमने क्या कहा, हमने कहा कि यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका नाइट्रोजन है और ये आपका क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये दोनों जब मिलते हैं आपके, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं आपके, इसको नाइट्रोजन को N2 और इसको H2 लिखिए। ठीक है, क्योंकि
ये दोनों सिंगल नहीं रह सकते। तो यहाँ पर जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। अब जब ये दोनों अमोनिया बनाते हैं, ये तो बात कह रहा है, हमने रिएक्शन भी दिखा दिया, लेकिन ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो हम लोग क्या करते थे, बैलेंस करते थे रिएक्शन को। तो जो रिएक्शन को बैलेंस करते थे वो इसी वजह से करते थे क्योंकि इसका जो आयतन होता था और इसका आयतन इक्वल में इसके आयतन के बराबर। यानी कि अगर कोई भी रिएक्शन लिखी है, जैसे मान लीजिए कि एक तत्व यहाँ पर है प्लस में एक तत्व यहाँ पर है कोई, ठीक है, ऐसा समझिए, एक तत्व यहाँ पर है प्लस में करके एक तत्व यहाँ पर, एक प्लस तत्व, और कोई रिएक्शन करने के बाद एक बड़ा तत्व यहाँ पर बना, तो इन तीनों का जो आयतन होगा इस टोटल आयतन के बराबर। आयतन यहाँ पर गड़बड़ नहीं होता, आयतन सबका बराबर रहता है, बजाय जो आपकी रिएक्शन है वो बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? इसमें जो है n एक बारी है, इसमें 2 बारी है, तो क्या ये बैलेंस है? नहीं बैलेंस है। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, पहले बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो बैलेंस हम कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 कर देते हैं। देखिए अब ये 2 हो गया नाइट्रोजन, इधर 2 नाइट्रोजन हो गया, लेकिन हाइड्रोजन अब इधर 3 दूनी 6, ये 2 है ये 3, तो 3 दूनी 6 हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जो है हाइड्रोजन 2 ही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन कर लेंगे, मतलब 3 लगा देंगे तो 3 दूनी 6। तो अब ये जो रिएक्शन है आपकी क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है, नहीं हो चुकी है? तो अब ये रिएक्शन बैलेंस है, तो अब हम क्या करेंगे, इसी के हिसाब से अपना रेशियो निकाल लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर ये नाइट्रोजन है, पहले एक नाइट्रोजन में कितना मल्टीप्लाई है, 1 लग रहा है, और हाइड्रोजन में कितना लग रहा है, 3, और इसमें कितना लग रहा है, 2। तो 1:2:3 ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आयतन का मतलब कि इसमें 1 नाइट्रोजन का अणु लग रहा है, इसमें 3 हाइड्रोजन का अणु लग रहा है, तो कितना अमोनिया बन रहा है, 2 अमोनिया का बन रहा है। ठीक है, अणु बन रहा है। तो यहाँ से ये जो है रेशियो आपका बन जाएगा 1:3:2। तो आपके ऑप्शन में ऐसा कुछ है, आपके ऑप्शन में देखिए क्या क्या है, आपके ऑप्शन में है 1:1:1, 1:3:2 और 1:2:3। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा ना, एक है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये वाला राइट हो जाएगा। क्लियर है, समझ पाए कि नहीं समझ पाए, फिर से बता दे एक बार। ये नाइट्रोजन था, ये हाइड्रोजन था, पहले हमने रिएक्शन कराया, अमोनिया बन गया, लेकिन बैलेंस नहीं था, हमने उसको बैलेंस किया। बैलेंस करने के बाद हमने देखा कि इसमें एक अणु ही तो है ना ये नाइट्रोजन का, क्योंकि इधर 1 है, और यहाँ पर ये 3 अणु है हाइड्रोजन के, तो 3 इसका हो गया, 2 बन रहा है अमोनिया का, तो ये आपका इसका तीनों का क्या बन गया, अनुपात बन गया आयतन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो है केमिस्ट्री के 6 क्वेश्चंस लगा लिए हैं, केमिस्ट्री के 6 क्वेश्चन लगा लिए और काफ़ी समय भी बीत चुका है। ठीक है, तो अब हम लोग लगाएंगे फिजिक्स के क्वेश्चन। हमने कहा ना कि सारी क्लासेस में चलती, केमिस्ट्री फिजिक्स में। ठीक, तो केमिस्ट्री के फिजिक्स के क्वेश्चन कहाँ तक हम लोगों ने लगा लिए थे, 8 तक लगा लिए थे क्या, 4 क्वेश्चन इसके लगा रहे थे, तो 8 तक लगा लिए थे। 9वां क्वेश्चन लगाना है। 9वां क्वेश्चन क्या है भाई, 9वां क्वेश्चन है कि 10 ओम का एक चालक, 10 ओम का एक चालक है जिसको घुमा करके एक वृत्त, ये क्वेश्चन कराया गया है क्या, पहले शायद कराया गया है ना। तो इसमें क्या है कि एक 10 ओम का इस तरीके के, ये ओम है आपका, मतलब एक रेजिस्टेंस बनाया गया है ना, ये कितना ओम है, 10 ओम। ठीक है, 10 ओम का एक प्रतिरोधक है, समझ लीजिए, हिंदी में कहते हो क्या है, 10 ओम का एक प्रतिरोधक है। नहीं नहीं 10 ओम नहीं है, 10 ओम नहीं है, सॉरी 100 ओम है। क्या है, 100 ओम है। अब इसको हम प्रतिरोधक कैसे कह रहे हैं, क्योंकि ये इसकी यूनिट ओम है। तो यहाँ पर क्या है, 100 ओम का एक प्रतिरोधक है। अब इसको घुमा करके एक वृत्त बनाया गया है। अब प्रतिरोधक तो यहीं से स्टार्ट हुआ है ना, तो यहीं तक हम लेंगे, ऐसा नहीं कि इसको ये इतना, ये तो थोड़ा थोड़ा बढ़ा दीजिए बस इसे समझने के लिए। ठीक है, ऐसा ही है। तो अब क्या होगा, इसको घुमा करके एक वृत्त बनाया जाता है। तो जब इसको घुमा करके हम एक वृत्त बनाएंगे तो ये कैसा बन जाएगा, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। चलिए वृत्त बनाने दीजिए थोड़ा सा, इस तरीके से बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। मतलब इसको हमने ऐसे घुमा करके गोला बना दिया। ठीक है, वृत्त बनाया गया है, वृत्त बनाया गया है। तो चालक तार के ए तथा बी के मध्य, और ए बी इसका क्या है, यहाँ पर ये बताया नहीं है, क्लियर नहीं किया है। ये क्वेश्चन है, हमने इस तरीके के कई क्वेश्चन कराए हैं, 80 ओम का करके कराया है, 60 ओम का करके कराया है। तो ये जो ए बी होता है, इसका होता है कि ये कहता है कि इसका व्यास है। ठीक है, व्यास है,
तो इसका व्यास यानी कि एक इस किनारे पर और एक इस किनारे पर, ठीक है। तो ये आपका ए हो जाता है और ये आपका बी हो जाता है। तो अब ये बोलता है कि ए बी इसका व्यास है, तो इसी के किनारे पर जो है अब हमारा जो है पॉइंट लगाया गया है। और अब बताना है कि अगर एक पॉइंट यहाँ लगाते हैं, एक पॉइंट यहाँ, तो अब इसका टोटल जो है प्रतिरोध कितना होगा। अब आपको ए बी के बीच प्रतिरोध बताना है, तो ए बी के बीच टोटल बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई, अभी तक तो यहाँ से हम करते थे, एक ये पॉइंट था ए और एक पॉइंट ये था बी मान लीजिए, ठीक है। या फिर इसको हम दूसरा कुछ मान लेते हैं, ये था x और ये था y। तो यहाँ से यहाँ देख रहे थे तो 100 ओम आ रहा था, लेकिन अभी ये इधर भी एक आ चुका है इधर, तो इसके बीच निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें दो प्रतिरोध के रूप में ये बढ़ चुका है, इधर आधा और इधर आधा। तो इधर वाला कितना हो गया, 50 ओम का इधर आ जाएगा पार्ट और 50 ओम का नीचे की तरफ पार्ट आ जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए बी के ये पैरेलल में है, देखिए ये इधर और एक इधर। पैरेलल कैसे होता भाई, अगर एक प्रतिरोध ऐसे लगा हो, ठीक है, और दूसरा प्रतिरोध इस तरीके से लगा हो, तभी तो हम कहते हैं ना इसको पैरेलल में। तो वैसे ही तो लगा है, बस इसमें क्या है, बस इसमें ये चीज जो है ऐसी है, ये थोड़ा घुमावदार है, ये देखिए थोड़ा सा घुमावदार है। अगर आप कर देंगे तो बाद में आ तो वही जाएगा, वही रूप ले लेगा, देखिए वैसा ही है। तो है तो पैरेलल में ही। तो पैरेलल वाले को हम कैसे सॉल्व करते हैं, पैरेलल वाले को हम सॉल्व करते हैं, इसका जो रिजल्टेंट निकालने के लिए करते हैं 1/r1 प्लस 1/r2 ये करके करते हैं। तो वही कर दीजिए निकालने के लिए। तो यहाँ से करेंगे 1/50 प्लस 1/50। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम इसका 50 ही आएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा ऊपर। तो टोटल जो है वैल्यू किसकी आएगी, आर की 1/25। इसको कट कर देंगे ना, तो आर की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 25 आएगी। तो 25 ओम, यानी कि जो ए बी के बीच का जो अब यहाँ पर प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, 25 ओम हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो अभी तक ऐसा सीधे 100 दे रहा था, अगर आप घुमा करके उसके जो है त्रिज्या जो है आप उसके व्यास पे लगा देंगे पॉइंट्स ए और बी, तो वहाँ पर प्रतिरोध कितना कम हो जा रहा है, 4 गुना कम हो जा रहा है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन इसमें दिए गए हैं 125, 50 और कितना दिए गए 25, ठीक है। तो इसमें जो 25 वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो समान परिमाण के बलों के बीच कोण जो है थीटा, बल जो है समान है, एक बल है F और दूसरा बल है F, और इनके बीच का कोण मान लीजिए कि एक बल इधर की तरफ लग रहा है और एक बल इधर की तरफ लग रहा है, ये भी आपका F ही है, ये भी आपका F ही फोर्स है, इनके बीच का एंगल जो है कितना है, थीटा है। तो उनका परिणामी आपको बताना है, इसका इन दोनों का आपका रिजल्टेंट बताना है कितना आएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, याद है, भुला गए, फॉर्मूला क्या होता है, याद है, भुला गए सर। फॉर्मूला इसका होता है आपका r बराबर अंडर रूट, अब देखिए f अभी तो है तो उसको नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम जो है पी क्यू के हिसाब से लिखते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ये हमारे पास में फॉर्मूला होता था। क्लियर है ना, यही फॉर्मूला है। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको इसको इसके हिसाब से रखना है, मतलब फॉर्मूले पे वैल्यूज रखनी है। तो हमारा जो फोर्सेस लग रहे हैं वो दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। हमको उसका रिजल्टेंट जो है क्या निकालना है, रिजल्टेंट ही निकालना है ना, हाँ रिजल्टेंट ही निकालना है, एंगल ये दिया गया है, ठीक है। तो यही हमको निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, हमको पता है, तो पहला f यहाँ से f स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर भी f ही रखेंगे क्योंकि पहला और दूसरा दोनों फोर्स वही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 और इनटू में f और इनटू में f, मतलब कि 2 गुणते f और गुणते f और कॉस थीटा, ऐसा करके है ना। थीटा की जगह थीटा ही रखेंगे, एंगल तो वही दिया है, अगर वैल्यू दिया होता तो वैल्यू रखते। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये देखिए f और f क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये टोटल आपको क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर, और यहाँ पर ये जो है आपका कितना आएगा,
ये भी तो आपका आएगा ना 2f², और यहाँ से आएगा cos थीटा। तो अब इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? क्या कॉमन दिख रहा है? इसमें से आपको कॉमन जो है दिख रहा होगा f²। तो f² को अगर आप कॉमन कर लेते हैं, और 2 भी तो दिख रहा है कॉमन, तो 2f² को कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 + cos थीटा, ऐसा करके बचेगा ना, ये बचेगा 1 + cos थीटा बचेगा। अब देखिए इसमें से कुछ बाहर आ सकता है क्या? क्योंकि f जो है अंदर स्क्वायर में है तो वो बाहर आ सकता है। तो यहाँ पर जो बनेगा रिजल्टेंट, वो f बाहर आ जाएगा और बाकी की चीज़ें अभी अंदर ही फंसी रहेंगी, यानी कि 2 और आपका 1 + cos थीटा। ठीक है, cos थीटा ये आपका अंदर ही फंसा रहेगा। तो अब आप ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन जो है इस तरीके से तो है ही नहीं, ऑप्शन में तो कुछ और है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा जुगती लगानी पड़ेगी, कुछ और दिमाग हमको लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा दिमाग? दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है, ठीक है, 1 + cos A, ठीक है, बराबर 1 + cos A बराबर एक फॉर्मूला, यानी कि जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अंदर में, इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है इसका सर? इसका फॉर्मूला होता है 2 cos, अभी आपको अगर चाहेंगे तो हम डिराइव करके भी दिखा देंगे, 2 cos A/2, ये करके फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, अगर एंगल ए है तो ये फॉर्मूला बनता है। तो इसी फॉर्मूले को हम क्या करते हैं? इसके जगह रखते हैं। तो f के जगह f रहेगा, और यहाँ पर 2 के जगह 2 रहेगा, और इस टोटल के जगह ये वाली वैल्यू आएगी। तो ये क्या है? 2, और फिर क्या है? cos² θ/2। ठीक है, क्योंकि a की जगह आप थीटा रखेंगे ना, भाई यहाँ पर अगर आप चेंज करेंगे वैल्यू तो यहाँ पर भी तो थीटा हो जाएगी ना। चलिए, तो तो ये आ गया। तो अब इसमें से देखिए इसका भी पेयर बन गया, cos² का भी पेयर, तो सब कुछ यहाँ से बाहर आ जाएगा, और जो आपका रिजल्टेंट आएगा उसकी वैल्यू आएगी f × 2 और × cos θ/2। अब θ/2 cos² कहाँ चला गया? क्योंकि स्क्वायर है ना, तो बाहर निकलेगा तो एक ही तो बचेगा। तो यहाँ से टोटल जो वैल्यू आएगी आपकी 2f और आएगी cos θ/2। ठीक है, ये आपके ऑप्शन में है, ठीक है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपकी समस्या हमको पता है कि कहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इसके जगह ये कैसे आ गया, हमको कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो इसके जगह ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा पहले तो। और सही सही बताएं तो ये एक फॉर्मूला ही होता है, ये सीधे सीधे एक फॉर्मूला होता है कि जब फोर्स है इस तरीके से दिए गए हों आपको, या फिर दो बराबर बराबर फोर्सेस दिए गए हैं और उनके बीच का एंगल थीटा हो, तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला आप लगा करके निकाल भी सकते हैं। ठीक है, बस दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए और एंगल थीटा होना चाहिए। तो उस फोर्स का एक यहाँ पर वैल्यू रखिए, बाकी रखिए, तुरंत आ जाएगा रिजल्टेंट। ठीक है, तो उसका ये फॉर्मूला होता है। तो जब ये पढ़ाया जाता है ये वाला चैप्टर, तो ये फॉर्मूला सीधा सीधे लिखाया जाता है। तो जिसको याद होता है वो तुरंत तो टिक कर देगा, इतना सॉल्व ही नहीं करेगा। लेकिन जिसको नहीं है वो सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा। ठीक, अब ये चीज़ कहाँ से आ गई? ये चीज़ अगर आप चाहें तो हम इसको बता सकते हैं। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं तो चलिए आपको थोड़ा सा डिराइव करके बता ही देते हैं सर, क्योंकि थोड़ा सा मैथ का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाएगा, है ना, मैथ का भी कॉन्सेप्ट। तो ये देखिए जो चल करके आया, ये सब नियम बन करके आया, ये कहाँ से आया? cos A + cos B से आया। कहाँ से आया? cos A + cos B, यानी कि ऐसा करके cos A + cos B से करके आया। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको याद होना चाहिए, cos A × cos B। ठीक है, उसके बाद माइनस sin A × sin B, ये इसका जो है फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? A और B अगर बराबर हो जाए तब, यानी कि जो cos A है और B है वो बराबर हो जाए, A और B बराबर हो जाए, एंगल दोनों बराबर हो जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मान लीजिए कि cos ये 2A हो जाएगा, भाई ये दोनों बराबर हो गए, B A के बराबर है, A B के बराबर है, तो हम यहाँ पर B की जगह A रख सकते हैं? नहीं, तो रख दिए तो दोनों जुड़कर 2A हो गए। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर cos A तो cos A क्या हो जाएगा? cos² A, और यहाँ पर sin A, तो ये क्या हो जाएगा आपका? sin² A हो जाएगा। इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इसको देख करके किसी के मन में कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है? आना चाहिए याद। कौन सा फॉर्मूला याद आना चाहिए? sin² का फॉर्मूला। आपको पता है ना sin² का फॉर्मूला क्या होता है? sin² का फॉर्मूला cos² के फॉर्म में। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से cos² A और माइनस में
मतलब ये तो माइनस इसका है, लेकिन साइन की जगह आप रखेंगे तो 1 माइनस रखेंगे कॉस के फॉर्म में, इसको निकाल लीजिए कॉस ए करके, आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना सर? अरे भाई फॉर्मूला भूल गए क्या? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है ना, यहीं से निकाला है ना। तो अगर साइन निकालेंगे तो इसको भेजेंगे तो इतना नहीं आएगा, ये वाला देखिए, ठीक है, आ जाएगा। तो आप क्या कीजिए, इसको थोड़ा सा ओपन कर ही दीजिए। तो इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, इसको ओपन करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर ए और ये हो जाएगा -1 और ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये और ये जो है सेम सेम है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये टोटल में 2 कॉस स्क्वायर ए -1 और ये इक्वल में किसके था, इक्वल में ये था आपके कॉस 2a के, कॉस 2a के था, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम इस 1 को चाहें तो इधर भेज सकते हैं, इस 1 को इधर भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है, इसमें हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इस चीज को, तो ये जो फॉर्मूला है ये 2a के लिए है, हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो ये आपको 2a करके लिख रहा है, तो 2a करके लिख रहा है तो यहाँ पर a आ रहा है, समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर 2a करके, अगर दूना लिख रहा है तो यहाँ पर a आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर a लिख दें, a, तो यहाँ पर a बाई मतलब कि ऐसे समझिए, चलिए फिर से समझिएगा, यहाँ पर जैसे क्या था, ये फॉर्मूला था तो यहाँ पर a था, तो एक चीज आप मानते हैं ना कि अगर यहाँ पर हम थीटा रखेंगे तो यहाँ पर भी थीटा हो जाएगा, यानी कि अगर हम यहाँ पर थीटा रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, थीटा ना रख करके यहाँ पर क्या रखते हैं, थीटा बाई 2 रखते हैं, तो यहाँ पर भी थीटा बाई 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये थीटा बाई 2 लेकिन रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो टोटल यहाँ पर थीटा ही बचेगा। तो फॉर्मूला आपका यहाँ पर बन गया ना, कॉस थीटा प्लस 1 बराबर ये वाला फॉर्मूला, ये तो देखिए लिखा है ना, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर ये वाला फॉर्मूला, क्लियर है ना। तो ये चीज यहाँ से आती है, समझ में गई बात। चलिए इतना लंबा प्रोसेस करा दिए भाई कंपटीशन के एग्जाम में, ये सब नहीं करना है, बता दिए, ठीक है, कैसे आता है, मैथ में काम आ सकता है कहीं पर, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते चलते हैं। तो लगा पाएंगे इस क्वेश्चन को कि नहीं लगा पाएंगे। चलिए इसके बाद क्या है, देखिए क्वेश्चन है, एक ठो क्वेश्चन है, इसको तो तुरंत जो है ये फॉर्मूले के ऊपर में है। क्वेश्चन है कि किसी वेग से किसी पिंड को वृत्ताकार पथ पर फेंका जाए, मतलब कि किस वेग से, सॉरी किसी नहीं लिखा है, किस लिखा है, किस वेग से किसी पिंड को वृत्ताकार पथ, जैसे मान लीजिए कि एक पथ ऐसा वृत्ताकार है, जैसा कुआ टाइप है, ठीक है, उसमें है, तो वो कुआ टाइप से ऐसा है, तो उसको किस वेग से हम फेंके, जैसा मान लीजिए कि ये एक कुआ टाइप से हम आपको बना करके दिखा रहे हैं, ठीक है, ऐसा करके मान लीजिए कि इस तरीके से जो है आपका जो है बना है, ठीक है। तो ये आपकी ऐसे दीवारें होंगी, इस पे ये दीवारें होंगी इधर की, ठीक, टोटल। तो ये मौत का कुआं टाइप से अगर आपने देखा होगा तो उसमें गाड़ियां चलाते हैं, तो ये मान लीजिए कि इधर से कितनी स्पीड से इधर कोई चीज़ फेंकी जाए कि वो ऐसे ऐसे इसमें सर्कुलेट करती रहे। जैसे आप ग्लास में कोई चीज़ डाल करके, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में ये ग्लास है, तो ग्लास में क्या करेंगे, अगर कोई चीज़ डाल करके, मान लीजिए कोई गोली चीज़ ऐसे ऐसे करेंगे, तो आप देखते हैं कि वो ऐसा ऐसा उसके जो सरफेस है उस पर ऐसे राउंड राउंड घूमने लगती है ना। आपने एक चीज़ की होगी कभी ना कभी बचपन में, ठीक है। तो वो जो ऐसा घूमने लगती है तो उसको कितना मिनिमम वेग चाहिए, क्योंकि अगर वो धीमा होता है तो आपको पता है नीचे गिर जाएगा, ठीक है, धीमे होगा तो नीचे, तो कितना कम से कम जो है वेग उसको दिया जाए, ठीक है, कि वो जो है एक चक्कर ऐसे घूम जाए, यही आपको बताना है। तो इसका देखिए सीधे सीधे फॉर्मूला के बेस पे ये क्वेश्चन दिया गया है, फॉर्मूला के बेस पे इसका जो आंसर है उसको आप याद रख लीजिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो जो वेलोसिटी होती है वो √5 GR होती है, ठीक है। आपके ऑप्शन में आई दिया गया है तो वो आई उसकी डिस्टेंस है, तो आई ले सकते हैं, या फिर आर मतलब कि जिस वृत्ताकार पर फेंकी जाए उसकी रेडियस, ठीक है। तो ये आपका जो होगा आंसर होगा, यानी कि आपका जो दिया गया है वो इस तरीके से दिया गया है, तो 5GI करके ले लीजिए, ठीक है। तो ये वाला आंसर ले लीजिए, क्लियर है, तो उसको याद रखिएगा, वृत्त की त्रिज्या। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है सर, अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोग भी थोड़ा साथ साथ पढ़ा करिए, ठीक है भाई, 1 घंटा देखिए मेहनत होती है बहुत ज़्यादा, ठीक। तो क्लास लेने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, हालत ख़राब हो जाती है, और साथ ही साथ इतनी ज़्यादा गर्मी में, गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो दिक्कत होती है थोड़ा सा क्लास लेने में। तो आप लोग मन लगा के पढ़ा कीजिए, ठीक है, ताकि सिलेक्शन हो जाए सबका। आपका सिलेक्शन होगा तो नाम हमारा भी होगा कि सर ने पढ़ाया था, ठीक। चलिए आगे क्या है, अगला क्वेश्चन है कि, अगला क्वेश्चन कहाँ गया भाई, हाँ ये अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन है कि किस वेग से, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ये है दूसरा क्वेश्चन कि किस वेग से किसी पिंड को स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाए। अच्छा, ऊपर से किसी चीज को छोड़ा जा रहा है, यहां से किसी चीज को छोड़ा जा रहा है, तो यहां पर पूछा जा रहा है कि किस वेग से किसी पिंड को स्वतंत्र रूप से मुक्त करके छोड़ा जाए, मतलब ऐसे छोड़ दें टप से, ठीक है, छोड़ा जाए, तो वह अपने अंतिम सेकंड में, मतलब कि यहाँ पर किस वेग नहीं होना चाहिए, एक्चुअली में यहाँ पर होना चाहिए कि ये जो किस वेग करके ना, इसको हटा देना चाहिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है कि किसी पिंड को स्वतंत्र रूप से मुक्त करके छोड़ा जाता है, ठीक है, तो वह अपने अंतिम सेकंड में, तो वह अपने अंतिम सेकंड में कुल ऊंचाई का आधा भाग तय करती है। तो पिंड कितनी ऊंचाई पर था ये आपको बताना है। मान लीजिए कि ये एक जगह है जिसमें इतनी ऊंचाई है, कितनी ऊंचाई है, h ऊंचाई है, कितनी है, h ऊंचाई है, पता नहीं है। तो यहां से क्या किया गया, एक पिंड को क्या किया गया, छोड़ा गया, ठीक है, एक पिंड को छोड़ा गया। पिंड जो है इस तरीके से जो है करता हुआ नीचे आएगा, ठीक, इस तरीके से करता हुआ नीचे आएगा। तो अब इसमें कह रहा है कि जब ये नीचे तो आता है, ठीक है, नीचे तो आता है, लेकिन ये अपने अंतिम सेकंड में टोटल हाइट का, जैसे टोटल हाइट कितनी है, h है, ठीक है, तो टोटल हाइट का आधा हाइट है ना, ये कह रहा है कि अंतिम सेकंड में कुल ऊंचाई का आधा भाग तय करता है। आधा भाग कहां तक होगा, यहां तक, ये वाला पार्ट यहां तक, ठीक है, यहाँ तो का ये वाला क्वेश्चन हमने आपको पहले भी बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी बता दे रहे हैं फिर से। तो ये आधा भाग जो है अंतिम सेकंड में तय करता है। अंतिम सेकंड का क्या मतलब हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि इस काम को होने में, कि जब हमने ऊपर से उसको छोड़ा तो नीचे तक पहुंचा, उसको होने में मान लीजिए कि 10 सेकंड का समय लगता है, ठीक है, तो अंतिम सेकंड कौन सा होगा, 10वां सेकंड। तो 9 सेकंड तक वो यहीं तक आ रहा था और अंतिम सेकंड में यहां तक आया, समझिए। अगर टोटल जो समय लगा वो 10 सेकंड का लगा, तो 9 सेकंड इतने में लगा और अंतिम सेकंड में यहां तक आ गया, क्योंकि भाई जैसे जैसे वो नीचे जाएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, है ना, वैसे वैसे वो तेज होगा, ठीक। तो अंतिम सेकंड में इतना तय करता है, और अंतिम सेकंड मतलब कितना दूरी तय करता है, अंतिम सेकंड में h जो है 2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो हम ये कहते हैं कि अगर 10 सेकंड टोटल लगते हैं उसको, तो अंतिम सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो ऊपर वाली कितने में कर रहा होगा, 9 सेकंड में कर रहा होगा, समझिएगा, 9 सेकंड में कर रहा होगा। अगर हमने कहा कि इस टोटल डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसको 15 सेकंड लगते हैं, तो इतना किस में कर रहा होगा, 14 सेकंड में कर रहा होगा। यानी कि हर बारी जो टोटल समय लग रहा है इसमें से एक माइनस इसमें लग रहा है, क्योंकि 1 सेकंड में तो इधर वाला काम हो रहा है। तो हमने माना कि टोटल इसको नीचे गिरने में t समय लगता है, तो t समय लगता है, तो इसमें कितना समय लग रहा होगा भाई, इसमें लग रहा होगा t-1 लग रहा होगा कि नहीं, इसमें जो समय है t-1 लग रहा होगा, अब बाकी 1 सेकंड में इधर आ जाएगा, तो दोनों का समय जोड़ेंगे तो t के बराबर आएगा। सही बात है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इतना ट्रेवल करने में, यानी कि हाफ ट्रेवल करने में कितना समय लग रहा है, कितना लग रहा है भाई, t-1 लग रहा है, ठीक है। तो यहां से हम अगर केवल इतने ही पार्ट को देखें, तो इतने में हमको दूरी भी पता है h/2, समय भी पता है, ठीक है, इधर जो है हमको इसका वेलोसिटी भी पता है, तो हम यहाँ से कुछ काम अपना कर सकते हैं। h पता कर सकते हैं, मतलब h/2, तो h/2 पता होगा तो h तुरंत पता हो जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो कैसे इसको सॉल्व किया जाए सर, तो देखिए यहाँ से ऊपर से छोड़ा गया, मतलब कि उसका जो u है, क्योंकि ऊपर से छोड़ा गया तो u अब 0 हो जाएगा, ठीक है।
और समय कितना लग रहा है, समय आपका लग रहा है t-1, ठीक है। यहाँ पर ऐसे समय नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। टाइम इसमें कितना लग रहा है आपका, टोटल कितना लग रहा है, t-1 टाइम लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, ठीक है। तो इतना हो गया। अभी बस इतने की बात कर रही है, हाफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके डिस्टेंस की, डिस्टेंस कितना लग रहा है, यानी कि s कितना है इसमें, तो वो आपका है h/2, h/2 करके डिस्टेंस आपकी दी गई है। तो अब यहाँ से हम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाते हैं। s इक्वल क्या होता है, ut प्लस हाफ at², यही होता है नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ से s के जगह हम क्या रखेंगे, h/2 रखेंगे, और u के जगह 0 है तो ये टोटल पार्ट आपका 0 हो जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, तो केवल ये बचेगा। और देखिए ये a है, तो a हमारा किस में रहता है, a की जगह हम क्या रखते हैं, g रखते हैं, क्या रखते हैं, g। तो a की जगह यहाँ पर हम क्या रखेंगे, इस बार g रखेंगे, और t की जगह हम कौन सा समय रखेंगे, t-1 का होल स्क्वायर रखेंगे, ना कि बिल्कुल t रखेंगे, ठीक है, क्योंकि अब की बारी समय हमारा ये है, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक इक्वेशन बन जाती है। तो अब जब ये एक इक्वेशन बन गई, अब इसके बाद दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। कैसे इक्वेशन भाई, हमने एक चीज ये भी तो कहा कि इस टोटल डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना लगता है, t समय लगता है। t समय वो तो हमने शुरू में ही माना था कि टोटल में t लगता है, इतने में t-1 लगता है, इतने में 1 लगता है, ठीक है। तो उसके लिए भी अगर हम देखें टोटल डिस्टेंस के लिए, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, h है, तो उसके लिए u क्या होगा, u तो 0 ही होगा। और अगर टाइम की बात करें, तो टाइम इसके लिए t होगा। तो एक चीज जो है फिर से हमारे पास में बन सकती है, यही फॉर्मूला लगा करके। तो इसी फॉर्मूले को लगाएंगे, तो s की जगह आपकी बारी h रखेंगे, और यहाँ पर रखेंगे t की u की वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से रखेंगे 1/2, और g और t की जगह आपकी बारी केवल t ही रखेंगे। तो ये चीज जो है जब हम पूरा ले रहे हैं तब आ रहा है, ये चीज जब है इतना ले रहे हैं तब आ रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए, दो इक्वेशन हमारे पास में बन चुके हैं, दो इक्वेशंस। अब क्या करते हैं, अब हम दोनों इक्वेशन को रेशियो में कर देते, ताकि हमारी जो कुछ चीजें हैं वो कट जाए, ठीक है, कुछ चीजें जो है वो क्या हो जाए, कट जाए। तो इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट कौन सा है, कोई भी मान सकते हैं, जैसे ये हमने पहले निकाला, ये हमने दूसरे बार निकाला, ठीक है। तो या फिर इसको पहला, इसको दूसरा, किसको भी मान सकते हैं। तो लेकिन ये ध्यान रखें कि इसको आप ऊपर रखें, थोड़ा सही रहेगा। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर इसको 2 मान लेते हैं, इसको 1, तो हम ये कहेंगे इक्वेशन नंबर 2 अपॉन में इक्वेशन नंबर 1। तो 2 क्या है, ये है हमारे पास में, तो यहाँ से आ जाएगा आपका h, और इधर आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा h/2, और इक्वल में h की वैल्यू क्या है, 1/2 gt का स्क्वायर, और अपॉन में इसकी वैल्यू, ये पहले वाली इक्वेशन की, इसकी, तो इसमें क्या है 1/2 g और t-1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका ये वाला पार्ट जो है इस वाले पार्ट से कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपका h से h भी कट जाएगा, ये 2 जो है घूम करके ऊपर की तरफ जाएगा ना। तो यहाँ से आ जाएगा ये 2, और ये जो आपकी वैल्यू बचेगी यहाँ पर क्या आएगा, केवल यहाँ से आपका आएगा t², और अपॉन में आएगा t-1 का होल स्क्वायर। हाँ, क्लियर है। अच्छा, आइए आगे बढ़ते हैं। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो समय है वो तुरंत हमको निकल करके आ जाने वाला है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो t-1 का होल स्क्वायर और इक्वल में 2t², ऐसा करके होगा क्या, ऐसा करके यहाँ पर आपके पास में जो है इक्वेशन बनेगी क्या। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, देखिए एक चीज़ और हो सकती है कि इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, तो इन दोनों को क्या कर दे, होल स्क्वायर साथ में कर दे, ऐसा कर सकते हैं ना। अब इस स्क्वायर को अगर हम इधर की तरफ भेजेंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से ये भी हो सकता है, फॉर्मूला जो है बन सकता है कि t अपॉन में क्या हो जाएगा, t-1, ऐसा भी तो बन सकता है ना, बिल्कुल बन सकता है। तो अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसका इधर कराएंगे तो t बराबर, इसका इधर होगा तो अंडर रूट 2t माइनस अंडर रूट 2, ऐसे करके होगा। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास में।
अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं भाई, इसको थोड़ा सा सॉल्व हमको करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व किया जाए, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है करना पड़ेगा, है ना, कई कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, मतलब वैल्यूज हमको रखनी पड़ेगी। अंडर रूट 2 की वैल्यू मालूम है आपको, चलिए यहाँ पर t और अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है हमने आपको बताई है ना, 1.41 करके आप वैल्यू याद रखिए। अंडर रूट 2 की इस तरीके से वैल्यू होती है, ठीक, 1.41 यही वैल्यू होती है ना। थोड़ा बहुत अगर इधर उधर मिस्टेक होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ये वैल्यू यही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू रख सकते हैं, वैल्यू हमको पता है 1.41, ये t हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर 1.41 हो जाएगा, ठीक है। अब इस पार्ट को हम इधर भेज देते हैं और इस t को उधर भेज देते हैं, तो इसको जब इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1.41, और ये पार्ट उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1.41t माइनस t, ठीक है। तो इसमें से t कॉमन करेंगे तो 1.41 माइनस 1, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 0.41, ठीक है, आ जाएगा ना। तो t की वैल्यू हमको निकालनी है, तो इस पूरे पार्ट को इधर की तरफ भेजेंगे, तो जो हमारा इक्वेशन बन करके आएगा आगे वो आएगा t बराबर, ये चीज़ जब इधर जाएगी तो आएगा 1.41 अपॉन 0.41, यही करके आएगा ना, बिल्कुल बिल्कुल यही करके आएगा कि नहीं आएगा, कहीं पर मिस्टेक हुई है क्या भाई? एक सेकंड, थोड़ा सा कहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, देखिए इतना करके था हमारे पास में, एक सेकंड। अच्छा, हमने क्या किया है, यहाँ पर वैल्यूज रखी हैं, जिसकी वजह से अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितनी वैल्यू आती है, एक बार हम इसको रीचेक कर लेते हैं वैसे, ठीक है। अगर वैल्यू सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर इसका थोड़ा सा एक बार कैलकुलेशन चेकअप करेंगे, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है शायद कैलकुलेशन इसका मिस्टेक हो चुका है ना। एक सेकंड, इसकी वैल्यू चेक करते हैं थोड़ा सा कैलकुलेटर से। तो क्या है 1.41 डिवाइडेड बाई 0.41, ठीक है, 0.41, ये कितनी वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू जो आपकी आ रही है ये कितना आ रहा है 3.4, देखिए हम आपको कैलकुलेटर में दिखा दे रहे हैं, ये आपकी वैल्यू जो आ रही है ये इक्वल करें तब दिखेगा, ये 3.43 आ रही है, ठीक है, 3.43 इतना क्या आएगा सेकंड करके आएगा, ठीक है। लेकिन आपको निकालना क्या था ये थोड़ा सा देख लीजिए, तो क्वेश्चन में क्या है, आपको जो निकालना है वो निकालना है कि इसकी हाइट कितनी होगी, ये हाइट, ये नहीं निकालना, समय तो निकालना नहीं था, आपको इसकी हाइट निकालनी है कि कितना ऊंचाई पर ये रखा था। तो समय तो आपको मिल गया, यहाँ से निकाल लिया, अब इसको क्या करना पड़ेगा, हाइट निकालना पड़ेगा, h की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो h की वैल्यू चाहे हम इक्वेशन नंबर 1 से निकाल ले चाहे इक्वेशन नंबर 2 से, तो इक्वेशन नंबर 1 तो हम गायब कर चुके हैं, इक्वेशन नंबर 2 ही हमारे पास बचा हुआ है, तो इसी से हम निकालते हैं, ठीक। तो हमको t की वैल्यू रखेंगे, काम हमारा हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इससे निकालते हैं, सब हटा देते हैं। तो h बराबर क्या आएगा, h बराबर आएगा 1/2, और g की वैल्यू यहाँ पर हम 10 रख देते हैं, या फिर चलिए 9.8 रख देते हैं, 9.8 और इंटू t यानी कि 3.4, ठीक है, इसका स्क्वायर 3.43 था ना, इसका स्क्वायर, ठीक। तो अब इसमें थोड़ा सा हम कैलकुलेटर का सहारा लेते हैं इस काम को जल्दी करने के लिए। तो यहाँ से हम इस चीज़ को तो आप अपने से ही कर सकते हैं, 4 दूनी 8 और उसके बाद 9 दूनी 18, ठीक है, और इसका स्क्वायर हमको करना पड़ेगा, तो 3.43 मल्टीप्लाइड बाई 3.43, देखिए इसका मल्टीप्लाई अगर हम कर रहे हैं तो ये कितना आ रहा है टोटल आपका, ये आ रहा है 11.7649, इतना करके आ रहा है। इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4.9 का, ठीक है, देखिए 4.9 का जब इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 57.64 मीटर करके आएगा। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू, ये जो वैल्यू होती है हाइट जो होती है मीटर में लेते हैं, तो इतना मीटर करके आ रहा है। अब देखिए इसका ऑप्शन क्या क्या था, ऑप्शन देखेंगे तभी क्लियर होगा। तो ऑप्शन इसमें आपके पास में सबसे पहला ऑप्शन है 20, फिर है 30, फिर है 57, फिर उसके बाद है नन ऑफ दीज। तो अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है। अब बहुत बच्चे कहेंगे नन ऑफ दीज सही हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये हम लोगों ने थोड़ा और वैल्यू तक रख दी, लेकिन इसमें क्योंकि वैल्यू ये सीधी सीधी दी है तो यही वैल्यू जो है आपकी राइट होगी, ठीक है, नन ऑफ दीज मत लगा दीजिएगा, ठीक।
चलिए, तो ये जो है आपका आंसर इस तरीके से सॉल्व होता है। ठीक, तो ये हमने जो है किसके क्वेश्चन लगा लिए, ये हमने क्वेश्चन लगा लिए फिजिक्स के। ठीक है, तो अब क्या है, क्लास का समय हो चुका है, मैथ के क्वेश्चन जो है बार बार छूट जा रहे हैं। तो ऐसा हम लोग क्या करते हैं ना कि पहले हम लोग फिजिक्स और जो है केमिस्ट्री के क्वेश्चन लगा डालते हैं सारे जल्दी जल्दी। ठीक है, और उसके बाद मैथ के उसके बाद में लगा लेंगे, है ना। 10-12 क्वेश्चन तो हम लोग डेली लगा ही रहे हैं, बाकी आप उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। और ये जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा आप खुद ही देख रहे हैं कि इसका लेवल दूसरे तरीके का है, तो इनको सॉल्व करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। अगर आसान आसान क्वेश्चन होते तो जल्दी हो जाता और सारे क्वेश्चन हो जाते, लेकिन थोड़े बड़े क्वेश्चन है, इनका कॉन्सेप्ट है, तो उसको समझाने में, बताने में, करने में समय लगता है। इस वजह से काफ़ी समय बीत जाता है, क्लास का समय हो जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे से बात करेंगे। और आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, है ना, इतना काम आप करके रखिए। बाकी जो है क्लासेस आपके लिए डेली चलती रहेंगी, और इस तरीके के जो क्वेश्चन है आपके लिए लगवाते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।